प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिसमें से पहला मौजू मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम की जो दास्तान है वो हमारा पहला मौजू है। एक नई दास्तान रकम हो रही है जुल्म जबर की, जुल्म सितम की, और भारत ने जिस तरह से जारहियत का इस मरतबा सबूत दिया है, माजी करीब में इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती कि 40 अफराद शहीद हो चुके हैं, 2000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं और इन ज़ख्मियों में से 500 की आंखें ज़ाय हो चुकी हैं। और जुल्म की ये कहानी जो है अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि जारी है। इसमें आज पाकिस्तानी हुकूमत ने फिर ये किया है कि काबीना का इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि जनाब 19 तारीख को हम यौम स्याह मनाएंगे और पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास भी तलब किया जा रहा है ताकि कश्मीर के हवाले से पॉलिसी बनाई जा सके। साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा पर जो हमने हल्की फुल्की से बात की है उस पर भारत की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। अब बाज़ मकाम पर हमें मालूम होता है कि हुकूमत खुद भी कन्फ्यूजन का शिकार है या उसके पास सही तरीके से लाहे अमल है नहीं कि उसने करना क्या है। कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान ने मौक़िफ़ दुनिया के सामने किस तरह से इख्तियार करना है। तो सबसे पहले आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। दीगर मौज़ूआत के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। सलमान आबिद साहब तशरीफ़ रखते हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका। जान नसीर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। इसी तरह से हम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब से भी बात करेंगे और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से भी प्रोग्राम में बात करेंगे ताकि जान सकें कि हमारे दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़ क्या है। सलमान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कश्मीर के मसले पर दुनिया कान क्यों नहीं धर रही या हम अपनी आवाज़ जो है वो पुरज़ोर अंदाज में उठा नहीं पा रहे? देखिए, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यह कि दुनिया की जो बहिसी है कश्मीर के मसले पर वो मौजूद है, और जिस तरह से इंटरनेशनल इदारे और दुनिया के ममालिक कश्मीर के मसले पे भारत पर दबाव नहीं डालते, एक बड़ा सीरियस मसला है। और दूसरी वजह यह कि हमने भी कश्मीर के मसले को उस तरह से दुनिया में पेश नहीं किया जिस तरह भारत कश्मीर के मसले को दुनिया में लेके जाता है। अब देखिए ना, दुनिया में आज और डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करते हैं असद, तो डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में लड़ाई होती है सफारती महाज पे और लॉबिस्ट के तौर पे आप ऑपरेट करते हैं। आप अपनी बात को दुनिया में सच साबित करने की कोशिश करते हैं थ्रू अपनी लॉबिस्ट ग्रुप के जरिए। अब मसला ये है पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसका एक हमेशा से डेफिसिट रहा है। दो तरह के डेफिसिट है। एक डेफिसिट है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का, जिसमें फौज एक और तरीके से सोचती है और हुकूमतें एक और तरीके से सोचती हैं। और दूसरा बड़ा मसला ये रहा है कि हमारी जो हुकूमतें आती हैं वो भारत पर उस तरह से दबाव नहीं बढ़ाती। अब देखिए, नवाज शरीफ साहब की जो मौजूदा हुकूमत है ये मोदी सरकार के बारे में वो रवैया नहीं रखती जो इस वक्त हमारी फौज का एक नुक्ता नजर आता है। मैं आपको उसकी मिसाल बताता हूँ। परसों कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू जनरल राहील शरीफ ने की, उसके बाद वजारत खारजा अगले दिन बयान जारी करती है। उससे पहले वजारत खारजा भी खामोश है, वजारत कश्मीर अमूर के जो वजीर हैं वो भी खामोश बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास दो होते हैं, एक वो बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑपरेट कर रहे हैं और दूसरा वो बतौर वजीर खारजा भी ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी खामोश होकर बैठे हैं। अब एक रिएक्शनरी अप्रोच आई, जब देखा कि सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई है तो साथ ही काबीना का इजलास हुआ, उसमें एक फैसला हो गया, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लेंगे। जो सबसे दिलचस्प बात है, कश्मीर कमेटी के सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका तो पहले आप सियासी ऑडिट करें ना कि वो क्या कर रहे हैं इतने अरसे से कश्मीर के बारे में। मरात ले रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। कश्मीर कमेटी का इजलास नहीं बुलाते। अच्छा, अब आज मैंने सुना है मौलाना फजल ने कहा कि जी हमारे पास तो इख्तियारात ही नहीं है। तो सवाल यह कि ये कश्मीर कमेटी को आप एंजॉय क्यों कर रहे हैं अगर आपके पास इख्तियारात? आपको रिजाइन कर देना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए थी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो हुकूमत का रवैया है वो भी हमारी समझ से जरा बालातर है। और ये इंडिया जो कुछ कर रहा है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो समझता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एक इंटरनली काफी मसाइल का शिकार है। वो उस तरह से हम पे बात नहीं कर सकती जिस तरह से उसे करना चाहिए। मेरे साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़करिया हैं। बहुत शुक्रिया नफीस ज़करिया साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सर, इस वक्त कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और सितम की दास्तान लिखी जा रही है, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का इस पर ऑफिशियल मौक़िफ़ है क्या? और इस सिलसिले में जो है हमने जो कुछ भी किया है वो आपके सामने है। जिस वक्त ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था हमने सबसे पहले इसके बड़ी शिद्दत से मजम्मत की है, और उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने भी एक बहुत ही सख्त स्टेटमेंट इशू की है इसके ऊपर। और जैसा कि आपको पता है कि हमने उसके बाद बहुत सारे मौसर इक़दाम लिए हैं। इन इक़दाम में हमने P5 के मेंबरान जो यहाँ पर सफरा है यहाँ पर इस्लामाबाद में, उनको बुला के ब्रीफ किया है। इंडियन हाई कमीशन को बुला के तंबीह की है इसके ऊपर। उसके अलावा जो है हमने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स को बुला के उनकी ब्रीफिंग की है और उनको बताया है कि वहाँ पर क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। उसके अलावा जो है हमने
दूसरे ममालिक के सुफरा जो है, जिसमें OIC के सुफरा शामिल हैं, जिसमें अरब ममालिक के सुफरा शामिल हैं, और उसमें जो है अफ्रीकन कंट्रीज के सुफरा शामिल हैं। इन सबको बुला के हमने अपने जो है तो इन सब की तरफ से नफीस साहब रद्द अमल क्या आया है? क्या हिमायत की है उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की? बड़े वाज़ेह नजर आएगी कि OIC जो है उसने बहैसियत तंजीम के और OIC के सेक्रेटरी जनरल ने जो है इसको कंडेम किया है और इंडिया को जो है इस पे बड़ी सख्ती से इसका नोटिस लिया है और अपने कंसर्न को कन्वे किया है। दूसरे उसके अलावा जो है OIC की एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जिसने कल जो है एक बहुत सख्त स्टेटमेंट इशू की है इसके ऊपर और इंडिया को कहा है कि वो इमीडिएटली जो है अपनी ये सारी एट्रोसिटीज जो है उसको तशद्दुद जो उसने स्टार्ट किया हुआ है उसको ख़त्म करे। मेरे ख्याल में देखें, बात इस चीज़ की ज़रूरत है कि ये आपको पता है कि कश्मीर का मसला जो है ये आज का मसला नहीं है जी। नया 68 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज़ को और ये मुस्तकिल चल रहा है। ये पाकिस्तान की जो हमारी नेशनल पॉलिसी है, पॉलिसी में ये बहुत ही अहमियत का हामिल है और ये नहीं है कि आज ये चीज़ हो रही है तो हम ये चीज़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, लेकिन उससे पहले भी इंडिया के मजालिम जो है हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर मुस्तकिल चलते रहे जी, जिसकी वजह जो है आपके सामने इसका सबूत ये है कि आज ये 41-42 लोगों को इन्होंने जो है शहीद किया है पिछले 6-7 दिनों में। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो 1 लाख से ज्यादा ये कश्मीरियों को ये शहीद कर चुके हैं और फिर आप देखें कि डिसअपीयरेंसेस जो है वो भी हजारों की तादाद में है। हमारी जो है हाफ विडोज जो है वहाँ बैठी हुई है, उसके अलावा बेतहाशा लोग जो है वो माजूर हो चुके हैं जी। और दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इंसानी हुकूक को इस तरह से पामाल किया जाए। जी बिल्कुल। तो इस सिलसिले में हमने बहुत मौसर इक़दाम किए हैं। अभी हमारी जो मंदूब है उन्होंने भी जो है वहाँ पे एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी ह्यूमन राइट्स की यूनाइटेड नेशंस में, उसके अंदर बहुत पुरजोर तरीके से जो इसकी मजम्मत की है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है इसके ऊपर सही है। नफीस साहब, आपने मलिया लोधी साहिबा का आप जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में, जाहिर है सबसे जो पावरफुल इदारा है वो इस ज़मीन में वो यूनाइटेड नेशंस है और उसमें जब हमने अपना मौक़िफ़ दिया है तो भारत की तरफ से फ़ौरन ये मौक़िफ़ सामने आया कि जनाब आप तो इस पर बात कर ही नहीं सकते, आपकी तो स्टेट पॉलिसी टेररिज्म है, तो आप इस पर बात करने वाले कौन होते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जब हम अपना मौक़िफ़ रखते हैं, इंडियंस अपना मौक़िफ़ रखते हैं, तो किसका मौक़िफ़ बाजी ले जाता है? यूनाइटेड नेशन का जो रद्द-ए-अमल है क्या वो हमारे हक में आया है या उन्होंने खामोश रहना इस पर पसंद किया? ये मौक़िफ़ की बात नहीं है। इंडिया का मौक़िफ़ जो है वो किसी तरीके से भी करामत नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये हकीकत है कि कश्मीर के ऊपर जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस मौजूद जी और कश्मीर जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे मौजूद है और इस पे हर साल जो है डिस्कशन होती है। ये भारत जो है जब ये कहता है इसका अंदरूनी मामला है, वो गलत इस लिहाज से कहता है, वो भी एक वायलेशन है UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की। और दूसरी चीज ये है कि ये जो दहशतगर्दी की बात करता है, आपको भी पता है कि दहशतगर्दी जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है कौन कर रहा है। आपके सामने ये चीज सामने आ चुकी है कुछ अर्से पहले, लेकिन आपको यूनाइटेड नेशंस को भी पाकिस्तान की तरफ से दिए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, भारत के खिलाफ। और उसमें यह है कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपने सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है उनको इम्प्लीमेंट करे, जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करे। और इस वक्त जो यहाँ पे हो रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसके सिलसिले हम कहते हैं कि जी आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है सर। मैं और बताते चलूँ आपको, शायद आज हमने आपको रिलीज भी किया है कि सताजी साहब ने जो है वो उन्होंने खतूत लिखे है मुख्तलिफ तंजीम के UN सेक्रेटरी जनरल को भी लिखा है, UN सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को भी लिखा है खत, और इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स कमीशन के कमिश्नर को लिखा है और OIC के सेक्रेटरी जनरल को लिखा है। ठीक, हमारी कोशिश जारी है। हमारे सुफरा मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुकीम है, वो मुस्तकिल इस कोशिश में लगे हुए हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंसिटाइज कर सकें कि इस वक्त कश्मीर में क्या जुल्म और बर्बरियत चल रही है इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों। वहाँ के तंजीम जो है, इंसानी हुकूक तंजीम जो है, तंजीम में उनको भी जो है हम बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और उनको मुतलक करने की कोशिश कर। सही है, बहुत शुक्रिया नफीस ज़करिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अब सलमान आबिद साहब, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी जो है वो कोई वाज़े नहीं है, बड़ी इफेक्टिव नहीं है। अब जिस तरह से नफीस ज़करिया साहब कह रहे हैं उससे तो लगता है पाकिस्तान ने बड़ा काम किया इस मामले पर। वो यही कहेंगे जो उन्होंने अभी कहा है। मैं आपसे सिर्फ 2-3 सवाल पढ़ता हूँ। अगर इतना जामे काम हो रहा है
तो फिर आपने जो मुझसे सवाल उठाया कि क्या क्या वजह है कि इंटरनेशनल दुनिया में हमारी बात उस तरह से सुनी नहीं जा रही। अब ये जो ओआईसी की मिसाल बता रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या मतलब हो सकता है? ओआईसी ने आज तक क्या रोल प्ले किया जिससे आप इतनी बड़ी तवक्को लगा रहे हैं? असल में मसला क्या है? देखिए, जब मैं कहता हूं कि हमारी खारजा पॉलिसी में एक डेफिसिट है, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमें जिस तरह से अपना मुकदमा इंटरनेशनल दुनिया में पेश करना चाहिए था वो नहीं कर सके। मुझे कोई बताइए कितने वफूद हैं सफारती महाज पर जो हमने पिछले कोई 5-7-10 वर्षों में भेजे हैं मुख्तलिफ वफूद को बना के आप जाइए और इंटरनेशनल दुनिया में हमारा मुकदमा पेश करिए, दो सतह पे, एक दुनिया की हुकूमतों को और एक दुनिया की सियासी अशराफिया को, जो इंटेलिजेंस के ग्रुप्स हैं उनको बना के भेजो। हमने नहीं भेजे। हमारे मुकाबले में हिंदुस्तान कई ग्रुप्स बाकायदगी से भेजता है, वहां इन्वेस्टमेंट करता है, वो अपनी सफारती महाज के ऊपर काम करता है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल कुव्वतें भी अपना इंटरेस्ट देखती हैं। अभी ये कह रहे थे ना आप, अक़वाम मुत्तहिदा से हमें बड़ी एक्सपेक्टेशन है, फला मुल्कों से हमें बड़ी एक्सपेक्टेशन है। भाई ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है कश्मीर में, ये आज तो नहीं हो रही, ये 40 लोगों से तो नहीं हुई, ये तो जैसे आप अभी इन्होंने खुद कहा कि लाखों लोग वहां उसका शिकार हुए। आज तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर लिया मुझे बताइए जो इसके ऊपर? वजह यह है कि जो इंटरनेशनल ताकतें हैं वो पाकिस्तान के साथ उस तरह से नहीं खड़ी कश्मीर के मसले पर जिस तरह वो भारत को सपोर्ट करती हैं। राइट। मेरे साथ जान अजीज साहब जो हैं वो भी आ चुके हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे भी इस मामले पर मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए मैं अजय साहब एक मुख्तसर ब्रेक लेके वापस आ रहा हूँ। और ये जो एतराज़ात उठाए गए हैं अभी सलमान आबिद साहब की तरफ से और कुछ और सवालात मेरे भी हैं, मैं ब्रेक के बाद सीधा आपके पास आता हूँ। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम कश्मीर के मामले पर बात कर रहे हैं जहां पर जुल्म सितम की एक नई दास्तान रकम हो रही है और दुनिया इस पर खामोश दिखाई देती है। 40 अफराद पिछले कुछ दिनों में 40 नौजवान शहीद हो चुके हैं और जो आम लोग हैं, एक के अलावा बुरहान वानी को छोड़कर बाकी सब लोग आम लोग हैं, जिनका जो आम शहरी हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ तंजीमों के साथ नहीं है। और ये वो आम लोग हैं जो बेचारे मारे गए हैं, जिनकी उम्रें 16 से लेकर 26 साल हैं और 2000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें चल रही हैं जिसमें छर्रे वाली बंदूकें इस्तेमाल करके इन लोगों को जख्मी किया गया है। 500 की तो आंखें भी ज़ाया हो चुकी हैं। पाकिस्तानी हुकूमत अब यौम स्याह तो इस पर मना रही है, लेकिन ठोस हिकमत अमली दुनिया भर को कायल करने में हुकूमत ने क्या अपनाई है, ये ज़रा मैं आपको इस पर हम बात कर रहे हैं। और मेरे साथ जान अचकज़ई साहब मौजूद हैं। अचकज़ई साहब, अब जब हम इंडिया से बात करते हैं और या इंडियन जर्नलिस्ट से बात करते हैं या इंडिया के लोगों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप कौन होते हैं हमारे इस पर पूछने वाले, हम कुछ भी करें। तो सर, पाकिस्तान क्या दुनिया को ये बताने में कामयाब हो पा रहा है कि जनाब ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? पाकिस्तान ने इसके लिए क्या किया है? पहली बात ये, इंडिया क्या कहता है उससे मुझे कोई सरोकार या गर्ज नहीं, वो जो कहे वो उनका हक है। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। जो आपके पार्टिसिपेंट ने की कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई है, मेरे ख्याल में ये लघु बात है। अगर मैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ, पाकिस्तान ने की असर्टिव डिप्लोमेसी की वजह से NSG स्टेटस इंडिया को नहीं मिल सका। चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान ने इसके लिए लॉबिंग की है। फिर आपने ये देखा कि नॉन सिक्योरिटी एरिना में पाकिस्तान की कोशिशों की जैसे SCO का मेंबरशिप हमें मिला, कासा 1000, टापे, ईरान गैस पाइपलाइन, CPEC, फिर अरब ममालिक में आपने देख सऊदी अरब के साथ एक मुश्किल वक्त में अपने ताल्लुकात को मजबूत किया। यमन पे एक उसूली मौक़िफ़ पाकिस्तान ने लिया। इसके साथ इंटरनेशनल जो इदारे हैं जिसमें UN भी शामिल है, पाकिस्तान का वक़ार ज़रब आज़म के बाद उनकी डेवलपमेंट और इसी तरह पीस में, सस्टेनेबल पीस में पाकिस्तान मेरा ख्याल है अभी सलमान आबिद साहब ने कश्मीर के हवाले से स्पेसिफिकली बात की है। वैसे तो ये तमाम चीजें आप जिक्र कर रहे हैं, इस पर भी डिबेट हो सकती है, इस पर भी दलाल दिए जा सकते हैं, लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करें, नहीं देखिए, उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो गई है, तो वहां पे भी पाकिस्तान का एक किरदार है। अफगानिस्तान में भी अमन के लिए रास्ता जो है वो इस्लामाबाद है। तो इसी तरह न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में जो रिजीम यहाँ पे होने वाला है या होगा, उसमें पाकिस्तान का किरदार और रोल हम सब के सामने है। और इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है जो शायद आपके नजर से नहीं गुजरा है। जहां तक कश्मीर की बात है, पाकिस्तान ने अपने एक प्रोसेस के तहत कश्मीर पे अपने एक्टिव फॉरेन पॉलिसी की कैंपेनिंग की है। अगर मैं शुरू से गिनवाने की कोशिश करूं, इंडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि पाकिस्तान को जो है दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करे, वो नाकाम हो गए। वो किसी के डिप्लोमेटिक एफर्ट का नतीजा है। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जो कश्मीरी हैं हुर्रियत पसंद 16 से ज्यादा तंजीमें, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करें, लेकिन उनको ना कर सके क्योंकि हमने लॉबिंग की है इंटरनेशनल फोरम्स पे, इंटरनेशनल कैपिटल्स में। फिर आपने ये देखा कि जब उस वक्त ओबामा, जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्टिकल 370 की बात की, फिर पाकिस्तान ने
डिप्लोमेटिक सर्च माउंट किया। इसी तरह आज भी आप देख रहे एक नेशनल मौकफ, एक उसूली फैसला जो है वो हमने किया है, नॉन पार्टिजन मैसेज किया है तमाम पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट। आज गवर्नमेंट के साथ है, प्राइम मिनिस्टर ने 2 दबंग बयान दिए, आर्मी चीफ ने दिए, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्टिवेट किए, फॉरेन एम्बेसीज को यहाँ पे डिप्लोमेटिक कोर को हमने अपने इत्तेमाद में लिया है। हाँ, कुछ और चीज़ें जो आपको नज़र में रखना है, फॉरेन पॉलिसी उस आइसोलेशन में नहीं बनाई जाती। फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपकी फंक्शन है, आपके जो कौमी पावर है, ताकत है, उनके एलिमेंट्स हैं। मसला आपकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, आपकी नेशनल कोहेजन क्या है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है। जब हम दूसरे ममालिक से निगोशिएट करते हैं, हम सिर्फ निगोशिएट करते हैं, हम सब सिर्फ लॉबिंग करते हैं, लेकिन एक हमारे मुकाबले में इंडिया या चाइना उनको $4 बिलियन की डील भी करता है। बांग्लादेश का भी मिसाल मैं आपको दे सकता हूं, इंडिया ने जापान के जरिए उनको $4 बिलियन का सॉफ्ट लोन 60 साल मुहित अरसे पे दिलवाया है। तो फॉरेन पॉलिसी के लिए आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ जरूरी है, जो हम कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक रिकवरी हो, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं नेशनल कोहेजन हो, चलें, अब मैं एक और चीज हो, और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में पाकिस्तान का किरदार जो है वो नुमाया हो। ठीक है, अब जान साहब मुझे एक और चीज बताएं। एक सवाल जो पिछले 2-3 दिन में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, आपके साबिक दोस्त और लीडर और अब की हुकूमत के इत्तेहादी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में तलाशे गुमशुदा के इश्तहार चल रहे हैं कि जनाब वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, और अब नहीं पिछले 8 साल में उन्होंने क्या किया है। तो क्या हुकूमत जिसने उन्हें कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया है, क्या हुकूमत उनसे पूछ रही है कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है? पहली बात ये, कश्मीर कमेटी का मैं तर्जुमान नहीं हूं, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं, वो पार्लियामेंट की एक सब कमेटी है, ये पार्लियामेंट की जो है प्रेरोगेटिव है, उनसे आप पूछें। नहीं, मैं तो आपसे हुकूमती रहनुमा होने के हवाले से सवाल कर रहा हूं ना, क्या आपकी हुकूमत ने क्या पूछा उनसे? मैं ये कह रहा हूं कि वो पार्लियामेंट की एक कमेटी है, एक ज़ेली कमेटी है, वो पार्लियामेंट जो है वो आवाम के सामने उनका मौकफ 18 नेक्स्ट वीक आएगा और पूरी कौम देख लेगी। रही ये बात कि हमारी गवर्नमेंट की मिशनरी, चाहे वो फॉरेन ऑफिस है हमारी ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो गवर्नमेंट के दूसरे इदारे हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, फुल गियर में। और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के तमाम मीडिया को आप मॉनिटर करें, वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बैशिंग कर रहा है, इसलिए कि इस वक्त जो अपराइजिंग है डिप्लोमेटिकली, पोलिटिकली, सोशली जो हमने दुनिया को मैसेज दिया है, उससे इंडिया में एक इस तरह पैदा हो गया है। आज पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने मुजाहरे किए हैं और एक जहती का पैगाम गया है। तो ये कहना कि एक कमेटी जो है उसके सरबराह एक्टिव है या नहीं है, वो गवर्नमेंट की तमाम जो स्ट्रेटजी है और उसके लिए जो कैंपेनिंग है वो उसकी नुमाइंदगी का एक जुज है। हाँ, क्या हमें इस कैंपेनिंग में एनर्जी की जरूरत है? बिल्कुल है। क्या हमें जो है इसको और मौसर बनाना है? बिल्कुल है। क्या इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन जो मौकफ इस गवर्नमेंट ने लिया है और जो एक्टिव तरीके से इंटरनेशनली रीजनली इस्लामी ममालिक की बुनियाद पे हम लॉबिंग कर रहे हैं, इसकी मिसाल आप मुझे दे मुशर्रफ के वक्त में या पीपल्स पार्टी के वक्त में नहीं दे सकते हैं। सही है। अच्छा, मुझे सलमान साहब अब ये बताइए कि इस वक्त जो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो माहौल बना हुआ है, वो अगरचे बड़ी कुर्बानियां देने के बाद ये माहौल बना है, लेकिन पहली मरतबा उनके मौक़िफ़ में हाल ही की अगर हम पिछले डेकेड की बात करें तो बड़ा साजगार माहौल बना है कि जब वो पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर सकते हैं कि जनाब हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं, ज़्यादती हो रही है। अब ये माहौल पर पैदा हुआ है जिसमें शायद पाकिस्तान का उस तरह से किरदार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ अब ऐसे माहौल में और ऐसे हालात में वो ज़रूर देख रहे होंगे कि जनाब अब जब हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और अब जब एक इंटरनेशनल स्टोरी बन रही है तो पाकिस्तान हमारी मदद करने के लिए किस तरह से आता है और क्या करता है। तो क्या आपको लगता है कि उनकी तवक्कुआत पर पाकिस्तान पूरा उतर रहा है अपनी पॉलिसी? अब देखिए, अचक सईद साहब जो बात कर रहे थे, अगर आप कश्मीरी लीडरों के बयानात को देखें तो वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसको हम उस तरह से मीट नहीं कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए लाइन पे लेना अली गिलानी साहब को, तो वो बता देंगे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी भारत के साथ क्या है। एक बात। दूसरा ये है कि जो कश्मीर के अंदर एक इस वक्त इंटरनल एक मूवमेंट चल रही है, खासतौर पे नौजवानों के हवाले से, और जो वानी साहब ने एक बड़ा रोल प्ले किया, उसके अंदर एक बड़ा रिएक्शन है। और वो देखिए, वो मायूस जो है वो भारत से भी हुए और उनकी पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी सी अपना तहफुजात है कि जिस तरह से करना चाहिए। अली गिलानी साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जनाब, मैंने कहा कि पाकिस्तान से आप क्या तवक्को करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से ये तवक्को करता हूं कि कम से कम वो अपना दाखिली इस्तेहकाम बेहतर बनाए, दाखिली इस्तेहकाम बनाए। दूसरा वो रिएक्ट करें। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, अचक सईद साहब इससे इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो रिएक्शनरी बेस्ड है। आज कश्मीर में बहुत कुछ हुआ है ना, तो काबीना का इजलास भी हो गया है, पार्लियामेंट में कितनी दफा इसके ऊपर बात की है। अब कश्मीर कमेटी जिसका वो कह रहे हैं कि भाई वो पार्लियामेंट की कमेटी है, भाई पार्लियामेंट कमेटी होगी,
लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान है वो अब उसको हुकूमत उसको लीड करती है, कश्मीर कमेटी को जो मराहत उनको मिलती हैं वो उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को जिस तरह से कश्मीर के मसले पर आगे जाना चाहिए था, अचकज़ई साहब बता दें कौन से वफूद जो है पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान ने यहां से भेजे हैं और कश्मीर के मौक़िफ़ पे जाकर आगे को बात जाके की है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर देखना चाहिए कि आज जो कुछ वहां पर हो रहा है उसमें हमें जरा एक मजबूत पॉलिसी, आज प्राइम मिनिस्टर ने बात की है ना, बहुत अच्छी बात है, उसको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, मसला महज बयानात से, महज मुजम्मती करारदादों से, महज कोई पार्लियामेंट के इजलास बुला के तकरीरें करने से हल नहीं होगा। इसके लिए हमें सफारती महाज पे दुनिया को बावर करवाना है। और एक बात याद रखिए, उससे पहले आपके वजारत खारजा के तर्जुमान भी कह रहे थे, अभी अचकज़ई साहब भी कह रहे हैं, हमने जितनी भी एफर्ट्स की हैं उसका नतीजा भी उस तरह से नहीं निकला। जैसे ये कह रहे हैं ना कि ठीक है 2-3 जगह पर हमें कामयाबी मिली है, लेकिन मसला ये है कि आज भारत का जो मौक़िफ़ है और जो वो कहता है कि अटूट अंग है हमारा, उसके ऊपर तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जो डिस्प्यूट टेरिटरी है, भारत तो अभी तक नहीं मान रहा कि वो हमारी डिस्प्यूट टेरिटरी है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें जरा थोड़ा सा खारजा अमूर के ऊपर दिलचस्पी लेनी चाहिए। और जो बात मैंने की है जरा उसको दोबारा नोट करें कि जो हमारा सिविल मिलिट्री है उसके दरमियान जो है ना एक वाज़ेह मौक़िफ़ होना चाहिए। अच्छा साहब, अब ये जो स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से आई है कि जनाब कश्मीर के मामले पर मोदी सरकार को नवाज शरीफ साहब की खामोश हिमायत हासिल है, ये बयान एक सियासी बयान आपको लगता है या किसी हद तक आपको कोई इसमें सच्चाई लगती है? देखिए, मैं बिलावल साहब अगर पीपल्स पार्टी के हैं तो ये वही पीपल्स पार्टी है जब अपने दौर में उनके वज़ीर ख़ारजा इटालियन डिज़ाइनर फैशन क्लॉथ के लिए जो है इंडिया जाया करते थे और वही न्यूज़ अखबारों में आते थे। फिर हमने देखा मेमो गेट, और ख़ुद यही पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है कि उन्होंने सिखों की मालूमात इंडिया रॉ को पास किए। तो इसमें आप मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं बैठा। इंपॉर्टेंट ये है कि जो अभी बात हुई है मिलिट्री सिविल रिलेशंस की, ये बहुत अफसोसनाक अमर है कि यहाँ हम बैठ के एक इंतहाई सेंसिटिव इशू पे जो है इस तरह तबसरा करते हैं। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में सिक्योरिटी कंपोनेंट के हवाले से इनपुट फौज का एस्टेब्लिशमेंट का आता है और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव की हैसियत से उनको जो है कंसेंसस के जरिए उनके इनपुट को लेते हैं। बाकी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और दूसरे हवालों से उस मौक़िफ़ को अगर सपोर्ट किया जा सकता है वो इनपुट कंट्रीब्यूशन उसकी होती है। तो फॉरेन पॉलिसी के तमाम इशू जिसमें सिक्योरिटी कंपोनेंट बायलैटरल और ट्रायलैटरल तमाम शामिल है, उसमें जो है कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। इसको जो है हम कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। अब ये सेम पेज पे हैं, अगर सेम पैराग्राफ या सेम लाइन पे नहीं है तो इसमें मेरे ख्याल में हम हिंदुस्तान की या किसी और कुव्वत की मदद कर रहे हैं कि हम जो फॉल्ट लाइंस माजी में रहे हैं सिविल मिलिट्री के, उस गैप को हम बढ़ाना चाहते हैं और उसको जो है हम एक ऐसे तरीके से एग्जासरबेट करना चाहते हैं। नजरें आप जमी रहेंगी साहब, नजरें जो है वो जमी रहेंगी कि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है वो महज इजलास बुलाया जा रहा है जिसमें बैठेंगे, तकरीरें होंगी, या वाकई कोई ठोस हिकमत अमली उसमें सामने आएगी, ये देखना है। आप नजरें तमाम लोगों की, पाकिस्तानियों की इस पर है कि पार्लियामेंट का इजलास तो आप बुला रहे हैं, उसमें होता क्या है। एक ज़रा मुझे मुख्तसर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा कुछ हम बात करेंगे। अगरचे ये मामला तकरीबन ख़त्म हो गया था क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी इसको डिसऑन कर दिया गया था, फ़ौज की तरफ से भी तरदीद आ गई थी कि जनाब ये जो बैनर्स पाकिस्तान भर में लगाए गए हैं इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये स्टोरी दोबारा आज ये इसलिए पैदा हो गई कि अब मुकदमा दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, और वो कामरान साहब जो मूव ऑन के चेयरमैन कहलाते हैं वो जो 2-3 दिन पहले तक बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे थे और अपने किए को बड़े दलाइल से दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो छुपते फिर रहे हैं और आज वो कतराते फिर रहे हैं, आप इस पर मौक़िफ़ नहीं देना चाहते। एक ज़रा ब्रेक लेते हैं, मुख्तसर ब्रेक लेकर वापस आते हैं तो इसी पर बात करते हैं, उसके बाद हम आपको फ्रांस लेकर चलेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक अहम मामला जिस पर हम अपने पहले प्रोग्राम में बात करते रहे हैं और आज उसमें डेवलपमेंट हुई है, और डेवलपमेंट ये हुई कि मूव ऑन नामी तंजीम की जानिब से जो पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में जो बैनर्स आवेज़ा किए गए, जिस पर फ़ौज की तरफ से भी ये मौक़िफ़ आ गया ISPR की जानिब से कि जनाब हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और नेचुरली उसका ताल्लुक़ नहीं है। और साथ ही साथ जब एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से हुकूमत की तरफ इशारा किया गया कि ये हुकूमत की तरफ से बैनर्स लगवाए गए हैं क्योंकि हमें डराना मकसूद है कि जनाब मार्शल लॉ आ जाएगा अगर आप हमारे खिलाफ तहरीक का हिस्सा बनेंगे। और एतजाज़ अहसन साहब ने यह भी कहा अगले दिन कि अगर ये बैनर्स हुकूमत ने नहीं लगवाए तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो आज कार्रवाई हो गई, आज मुकदमा दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं और मूव ऑन के जो लोग हैं जिन्होंने ये तमाम बैनर्स आवेज़ा करवाए थे वो छुपते फिर रहे हैं। मोहम्मद कामरान नामी शख्स
जो कि इस तंजीम के चेयरमैन होते हैं, जिनसे हमारी 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में बात भी हुई थी, जिन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि जनाब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम इन हालात में मुल्क को डूबता नहीं देख सकते और हमारा मुतालबा जायज़ है। आज उनका मौक़िफ़ तब्दील हो रहा है। मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए 2-3 दिन पहले उन्होंने प्रोग्राम में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था, ये ज़रा देख लीजिए, फिर हम इस पर आगे मज़ीद बात करते हैं। अलग सर्वे भी सारा कुछ आएगा, लेकिन जो हमारे पास रेशियो या हमारी अपनी पब्लिक कंसर्न है, लोगों के साथ इंटरेक्शन है, लोगों के साथ मिलना जुलना है, मेरा पार्टी जो नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त फाल है, वर्किंग कर रहा है। तो ये जो पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है कि पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान जिस पुरअमन तरीके से जिस नहज पे चल रहा है, इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये जो आप आईनी तरीकाकार कह रहे हैं, हमारे पास की साबका मिसाल मौजूद है। आपने देखा होगा जनरल वहीद काकड़ का जो फार्मूला था कि उन्होंने टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट पर इम्प्लीमेंटेशन की है, पार्लियामेंट की रहती है, और एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट जब होती है तो जो नीट और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है उनको इस चीज़ पे बिठाया जाए। मैं कोई हवा में कोई बात नहीं कर रहा, फैक्ट्स एंड फिगर्स अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की इतनी क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त है। पॉलिटिकली देख लें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देख लें कि हर तरह से टारगेट हो रहा है पाकिस्तान। ठीक है, इस वक्त एक सीरियस और स्ट्रॉन्ग किस्म के हाथों की पाकिस्तान को जरूरत है। अब मैंने जब इस गुफ्तगू में कामरान साहब से सवाल किया था कि जो मशवरा आप दे रहे हैं वो तो गैर आइनी है, तो उनके पास दलील इसकी सिर्फ ये थी, तो क्या फिर मुल्क को तबाह होता देखते रहें बैठ के और गैर आइनी इकदाम ना करें? आज वो ये कह रहे हैं कि जनाब मेरी ज़मानत का मसला है, मुझे आप प्रोग्राम में मत लें, रहने दें। भैया आप इतने इनकलाबी हैं तो आप आए ना ज़रा मैदान में और कहें कि मुझे गिरफ्तार करो, मैं जो कह रहा हूँ मैं उस पर कायम हूँ। अब मुझे ज़रा ये बताइए अचकज़ई साहब, देर आए दुरुस्त आए, आपने अगरचे देर से इकदाम उठाया है, लेकिन अब इस मामले का हुकूमत इस मामले को किस तरह से देख रही है? क्या होगा? गिरफ्तारियां होंगी? क्या ये कामरान साहब भी गिरफ्तार होंगे? देखिए, कानून ने अपना रास्ता बनाना है। द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। इस शख्स ने कोशिश की है कि जनरल आदिल शरीफ के रेपुटेशन को मलाइन करने की इसने कोशिश की है, हमारी अफवाज को, हमारी इंटेलिजेंस स्टैब्लिशमेंट को ये तासुर देने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक केस बनता है। अब कार्रवाई होगी, आगे जाके जो भी फैसला होगा वो हमारे कोर्ट्स ने फैसला करना है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसियों के बोर्ड लगाने से मुल्क में मार्शल लॉ नहीं आता। फिर दूसरी बात यह, राइल शरीफ, जनरल राइल शरीफ का नाम जो है इस मुल्क में सुनहरी अरूफ से लिखा जाएगा, जिन्होंने इस मुल्क में दहशतगर्दी को तकरीबन ख़त्म कर दिया है और जिन्होंने डेमोक्रेसी के पीछे वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन और किरदार है जो आज भी खड़े हैं, उससे कोई हम आंखें नहीं चुरा सकते। लिहाजा उनकी शख्सियत और उनकी रेपुटेशन को जो है दाव पे लगाना मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए जो है कानून उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मूव इन, और जो लोग उनके जिम्मेदार हैं और जिन्होंने ये कोशिश की है। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब सलमान साहब, हुकूमत की पॉलिसी बहुत बड़े नाक़िद हम भी हैं, बहुत से इख्तलाफात मुझे भी हैं, तनकीद हम रोज़ अब अपने शोज़ में बैठ कर करते हैं, लेकिन ये इक़दाम अब जो किया गया है हुकूमत की तरफ से, इसको तो आप दुरुस्त करार देंगे कि एक तरह से जैसा अचकज़ई साहब कह रहे थे कि फ़ौज एक गैर सियासी इदारा, और इसका हमेशा से पिछले 3 साल में आर्मी चीफ साहब ने और मजमूई तौर पर फ़ौज ने बार बार इसका इजहार किया कि जनाब हमारा सियासत ताल्लुक़ नहीं है, हम इस पर मुख्तलिफ जो मौक़े भी आए जहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे में खामखा एक गैर सियासी इदारे को सियासत के साथ मिलाकर कुछ लोगों को तनकीद का मौका फराहम किया इस शख्स ने। देखिए, ये बात ठीक है कि हुकूमत ने एक दबाव में आकर, जिस पर जब प्रेशर बढ़ा हुकूमत को, तो हुकूमत को ये इक़दाम करना पड़ा, इसको आप अप्रिशिएट करें। लेकिन मसला सिर्फ बैनर लगाने से मसला हल नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, बहुत से कॉलम लिखे जा रहे हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चला रहे हैं, आप किस किस को पकड़ेंगे? पहली बात तो ये है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कार्रवाई करें आप, और उसको इन्वेस्टिगेट करें कि इसके पीछे कौन मुहरिकात है। क्योंकि देखिए ना, मसला सिर्फ कामरान साहब को गिरफ्तार करने का नहीं है, बल्कि देखना यह है कि उनके पीछे कौन है, जो इन्वेस्टिगेट करें कि कौन है जो उनको कर रहे थे कि आप जाइए और इस तरह के बैनर लगाएं। और मसला अब ये इनकी तक तो महदूद नहीं रहा, कल तो लाड़काना में भी बैनर लगे हैं जनरल राहिल शरीफ की हिमायत में, तो वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेट करें कि सिंध हुकूमत देखे कि किसने लगवाए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं,
उनको एक चीज़ देखनी चाहिए, उनको अपनी परफॉर्मेंस को इतना शानदार करना चाहिए कि इस तरह की डिबेट्स की कोई स्पेस ही ना मिले। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि जो डिबेट्स की स्पेस होती है ना, डिबेट हमारी सोसाइटी में क्यों आ जाती है सर? इसलिए आ जाती है में कहीं जब किसी को हुकूमत से इख्तलाफ होता है तो वो इंतजार करता है कि इसका टेन्योर खत्म होगा, ठीक है, हम इसको वोट नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ इसको, हम इसी को पॉइंट को लेके आगे चल रहे हैं ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त वैक्यूम्स क्रिएट होते हैं ना, उस वक्त फिर इस तरह की डिबेट्स निकल आती हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें ना, उसमें आधी सिविल हुकूमत है, फिर आधी फौजी हुकूमतें भी रही हैं। कभी लोग हम सियासी हुकूमतों से एक्सपेक्ट करते हैं, कभी हम फौज से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये एक तजाद पाकिस्तान के अंदर रहा है, ये आप माने। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि असल में मेच्योरिटी हमारे अंदर मौजूद है, आवाम के अंदर मौजूद है, आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल है ना। मसलन मिसाल के तौर पे जब जनरल मुशर्रफ साहब आए थे तो क्या आपने देखा नहीं था यहाँ लोगों ने मिठाइयां बांटी थी? और क्या आपने देखा नहीं था उस वक्त जमहूरियत के बारे में क्या कहा गया था? प्रॉब्लम क्या है, जिस वक्त फौज आती है लोग खुशी का इज़हार करते हैं, जब फौज भी वो काम नहीं कर पाती जिससे लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि फौज को निकालें और सियासतदानों को ले आए। सियासतदान आते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं कि जमहूरियत आई है, फिर जमहूरियत डिलीवर नहीं करती, फिर लोग मायूस होना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो गवर्नेंस है वो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे पूरी नहीं उतर रही। तो हमें अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव करनी चाहिए, और जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, कामरान समेत जो भी है, आप जरूर एक्शन लें, लेकिन साथ साथ फोकस करें अपनी गवर्नेंस के इश्यूज को, ताकि लोग आपसे मुतमईन हो सकें। बिल्कुल ठीक है, सही नुक्ता है आपका कि हुकूमत को परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा नुक्ता यह है कि अगर कोई हुकूमत दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कई दुनिया भर में अगर वो परफॉर्म नहीं करती तो वो इलेक्शन अगला नहीं जीतेगी, लोग उसको वोट नहीं देंगे। हमें उस दिन का भी इंतजार करना चाहिए, ना कि हम गैर आईनी अप्रिशिएट करें। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा हम जायज़ा लेंगे कल पेश आने वाले वाक़े का जो फ्रांस में पेश आया है, जिसमें बहुत सारे 84 अफराद की जानें गई हैं। दहशतगर्दी का ये वाक़या था और इसकी ज़िम्मेदारी भी दाइश ने कबूल कर लिया। सवाल मेरा बुनियादी ये होगा कि दाइश जिसको पैदा करने का इल्ज़ाम भी उन कुव्वतों के सर जाता है जो इस दुनिया के इस वक्त लीडर्स बने हुए हैं और जो दुनिया की अजीम ताकतें बनी हुई हैं, उन्हीं के सर पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस तरह की तंजीमों को पैदा किया और अब खुद वो इससे गैर महफूज हैं। तो क्या अमेरिका की गलतियां दुनिया को गैर महफूज कर रही हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया, दुनिया भर से मज़म्मत की गई, फ्रांस में पेश आए दहशतगर्दी के वाक़े की और इसकी ज़िम्मेदारी फिर दाइश की जानिब से कबूल कर ली गई। अब दाइश की अगर पिछले कुछ हफ्तों की जो कार्रवाइयाँ हैं उसका आप जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि दाइश ऐसा लगता है कि ये शुतरे बेमुहार होती जा रही है, फैलती जा रही है। बांग्लादेश में कार्रवाइयाँ कर रही है, इस्तांबुल में जाकर तुर्की में कार्रवाइयाँ कर रही है, यूरोप में कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इन तमाम कार्रवाइयों की ज़िम्मेदारी कबूल की जा रही है। अब क्या दुनिया इस बात का जायजा ले रही है कि दाइश कैसे वजूद में आ गई, किसकी गलती की वजह से वजूद में आई और इसका हल क्या है? क्या ये ऑप्शन ज़ेर गौर है? क्या कोई इस पर गौर कर रहा है? मेरे साथ मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब, सलमान आबिद साहब। अचकज़ई साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि क्या कोई दुनिया में आपके ख्याल में गौर कर रहा है बैठ के कि ये दाइश जो कि पूरी दुनिया को गैर महफूज कर रही है, ख़तरा बनती जा रही है दुनिया भर के लिए, ये कैसे वजूद में आई और इसका हल क्या है? देखिए, सिर्फ एक दाइश ही वजह नहीं है इस वक्त जो दहशतगर्दी की लहर है। एक कैटलिस्ट के तौर पे दाइश का नाम हम लेते हैं। उन्होंने इंटरनेट में हमें जो है मैनुअल्स दिए हैं कि दहशतगर्दी किस तरह होती है। फ्रांस में भी, सोशल मीडिया में भी लोगों को जो लोग धमाके कर रहे हैं वहाँ के दाखिली अवामिल भी इम्पॉर्टेंट है। वो क्या, ऐसे जवान हैं जो वहाँ पे इग्नोर हुए हैं, जो एडजस्ट नहीं हो सके माशरे में, बेरोज़गारी उनकी ज़्यादा है और बदकिस्मती से उनका ताल्लुक मुसलमान कम्युनिटी से है, इमिग्रेंट्स की। और फिर हमने ये भी देखा है कि उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है, वो जेलों में गए, वहाँ की उनकी ख़ास जहनियत साजी की गई है। अब जहनियत साजी के बाद उन्होंने इंटरनेट पे जो है वो मवाद हासिल किया जो दाइश के पास है। उन्होंने बताया कि अमली तौर पे आप किस तरह किसी भी शहर में धमाका कर सकते हैं, इसके लिए आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ना कोई आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इन सब अवामिल की वजह से अब हम देख रहे हैं कि धमाके हो रहे हैं। इसी तरह अभी आपने देखा बांग्लादेश में भी लोकल लोग थे, वहाँ पर उन्होंने पढ़ा था, मिडिल क्लास बैकग्राउंड था उनका। सऊदी अरब में अभी जो वाक़या हुआ है उसमें भी तकरीबन 7-8 साल से वो लोग वहाँ रह रहे थे, उनकी ख़ास जहन साजी हुई है। तो मसला लोकल भी है और इंटरनेशनल भी है। इंटरनेशनल इस हवाले से है कि
कि चूंकि दाइश मर्ज वजूद में आया है, वो फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है अमेरिका और मगरब का। लीबिया पे, इराक पे, सीरिया पे उन्होंने हमला किया, वहाँ पे रिजीम चेंज की या करने की कोशिश की, एक खला आया, उसके नतीजे में एक ऐसी तंजीम आई जिसका नाम दाइश है, और उन्होंने फिर यूरोप में और अमेरिका में ऐसे जवानों को अट्रैक्ट किया जो ऑलरेडी वल्नरेबल थे या वो उस हालत में थे कि उनको जो है अट्रैक्ट किया जा सकता था। तो अब ये बड़ी बड़ी बला बन गई। लेकिन अभी तक कोई इत्तेफाक राय नहीं है दुनिया में कि किस तरह हम उनके खिलाफ जाएं। सिर्फ एक बात पे इत्तेफाक राय है कि हम काइनेटिक ऑपरेशंस करें, फौजी लिहाज से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए इनका रास्ता रोक सके। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ज़हन साजी है, उस तरफ कोई नहीं जा रहा कि हम किस तरह उस आइडियोलॉजी के खिलाफ जाएं, वो माइंडसेट के खिलाफ जाएं जिससे एक्सट्रीमिस्ट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो है वो यूरोप या अमेरिका में दिन ब दिन बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा सलमान साहब, अब ये तो पिछले दिनों बरतानवी कमीशन सामने आई जिसमें तस्लीम किया गया कि इराक पर हमला गलती थी। टोनी ब्लेयर साहब ने खुद तस्लीम कर लिया कि इराक पर हमला गलती थी। तो फिर कॉलिन पॉल ने भी एतराफ़ किया था। इसका मतलब यह है कि इस एतराफ़ के पीछे ये एतराफ़ भी शामिल है कि जनाब ये दाइश वजूद में आई है वो इसी गलती की वजह से वजूद में आई है और हम इसके जिम्मेदार हैं। ये आलमी ताकतों ने मुस्लिम दुनिया के अंदर ये जो ख़ास तौर पे फ़िरका वाराना मामलात को उछाल कर और इनमें तफरीक पैदा करके एक ग्रुप की सपोर्ट की, और ये जितनी तंजीमें हैं, अलकायदा हो, तालिबान हो और ये दाइश जैसी तंजीमें, बगैर किसी आलमी मदद के और सपोर्ट के, बगैर लॉजिस्टिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर नहीं बन पाती। एक बात याद रखिएगा। अच्छा, ये बनाई थी इन्होंने मुस्लिम दुनिया के लिए, आज उसका नज़ला जो है वो यूरोप पर गिर रहा है तो उनको परेशानी हो रही है। देखिए पाकिस्तान ने टेररिज्म में जो कुछ फेस किया है ना, अभी तो उसकी एक झलक भी यूरोप में नहीं आई है जिस किस्म के लोग यहाँ पे उसके हादसे का शिकार हुए हैं। आज यूरोप जो है वो झंझोड़ अपने आप को झंझोड़ रहा है कि ये हुआ क्या है। अब वजह यह है कि जो बीज आपने उस वक्त बड़ी ताकतों ने बोया था उसका रिफ्लेक्शन है। एक बात अभी अचकज़ई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि डिस्पैरिटीज़ है, महरूमी है, वहाँ पे सब कुछ होगा। लेकिन सर उसके साथ साथ ये जो अमेरिका की पॉलिसी है पूरी दुनिया को एक जंगी दुनिया के अंदर तब्दील करने की, और ये जो सिक्योरिटी स्टेट्स के मॉडल वो इंट्रोड्यूस करवा रही है, उसके नतीजे में फिर इसी तरह के ग्रुप पैदा होंगे ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इंटरनेशनल दुनिया को भी अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए कि अगर उन्हें पीस और डेमोक्रेसी चाहिए तो वो एक्सट्रीमिस्ट को प्रमोट करके अपने अपने खास एजेंडे के तहत तो उससे दुनिया पुरअमन नहीं हो सकती। राइट। मज़हर अब्बास साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब, गलती कभी बांझ नहीं होती, अंडे बच्चे देती रहती है। अब ये जो दाइश जिन हालात में वजूद में आई है, आपको लगता है कि ये जो बड़ी ताकतों की गलतियां थी वो खुद को भी उसमें गैर महफूज कर लिया इन बड़ी ताकतों ने? देखिए, पहले तो अगर आप ये जो नीस में हुआ है इससे अगर आप वो कर रहे हैं तो इसमें तो अभी तक ये पता ही नहीं है कि किसने किया। दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर लिया। मज़हर साहब, एक तो मैं इसीलिए मुझे पता था आप ये जवाब देंगे, इसलिए कि मेरे भाई जिम्मेदारी कबूल करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किया है। ठीक। इसलिए कि जिम्मेदारी तो जो है ये अमजद साबरी के कत्ल की भी कबूल की गई थी, तालिबान ने कबूल की थी, लेकिन बाद के जो इवेंट्स हैं और इन्वेस्टिगेशन है उससे ये बात नहीं साबित हुई। तो हमें जो जिम्मेदारी कबूल करता है उसकी ऑथेंटिसिटी जब तक इस्टेब्लिश ना हो। ठीक। आप देखें कि बाहर जब भी कोई जिम्मेदारी कबूल की जाती है तो वो ऑडियो या वीडियो की ऑथेंटिसिटी को हमेशा जज करते हैं कि ये सही भी है या नहीं है, खासतौर पे ऑडियो अगर होती है। ठीक। तो इसलिए अभी नहीं पता, अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि जो बाशिंदा था इसने खुद कोई एक्ट किया है। ये अभी इसके उसका भी नहीं पता कि ये मुसलमान था भी या नहीं था। दूसरी ये कि इसका कोई किसी से इंस्पायर्ड था या किसी ग्रुप ने इस चीज़ को करवाया, तो अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। सही है। जहाँ तक और फैक्टर्स का ताल्लुक है तो ये फैक्टर्स आप देख लें कि पिछले 9/11 के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसमें इराक से लेके लीबिया ले लें, आप सीरिया ले लें, जिस अरब स्प्रिंग को हम सब जो है बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे कि अरब स्प्रिंग में एक बड़ी लहर आ गई है और बड़े बड़े हमारे जितने दानिश्वर और तजिया नगार थे वो अरब स्प्रिंग को इस्लामी दुनिया में बड़ी जमहूरी लहर को वो कर रहे थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि अरब स्प्रिंग के पीछे कौन है। ठीक। वो लीबिया तबाह हो गया, बिल्कुल। आज लीबिया तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम है। सीरिया जो है वो बिल्कुल जो है तबाह हो गया है। इराक तबाह हो गया है। उससे पहले अफगानिस्तान की सूरत हाल थी। तो जहाँ जो ये इनमें से खास तौर पे लीबिया, सीरिया, ये ममालिक देखें, वो ममालिक हैं जो मिडल ईस्ट में जो है वो एंटी अमेरिकन पहचाने जाते थे। ठीक।
वो खास तौर पे उसका निशाना बने, कद्दाफी उसका निशाना बने, बशर उल असद उसका निशाना बने। और ये वो लोग थे जो उस पूरे रीजन में फलस्तीनी कॉज को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये तो एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव आता है ना जी। लेकिन दूसरी तरफ ये कि हमसे जो गलतियां हुई, हमने हमारी जो इस्लामी रियासतें हैं वो अपना नैरेटिव कुछ डिफाइन ही नहीं कर पाई हैं। सही है। उसमें टेररिज्म को हम किसी सूरत में हम सपोर्ट नहीं कर सकते। दहशतगर्दी से बच्चे मरे, इनोसेंट लोग मरे, चाहे वो कोई जबान बोलते हो, उनका कोई मजहब भी हो, सही है, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, जस्टिफाइड नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। मजहब वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। जाना सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये आज का प्रोग्राम था ना, अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।